एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। तो चैप्टर आज हम जो डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा थर्मोडायनेमिक्स। लगातार जो वीडियो इस चैनल पे आएंगी 3 या 4 वीडियो जिनमें ये कंप्लीट होगा वो सारे इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से रिलेटेड होने वाले हैं। जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट यहाँ पे होने वाला है, इजी टू मॉडरेट, क्योंकि वक्त की रिक्वायरमेंट यही है। बिकॉज जेईई मेन में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी लेवल के क्वेश्चंस जो हैं आने वाले हैं मैक्सिमम। तो यहाँ हम यही डिस्कस करने वाले हैं और जो बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाली सीरीज में, जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करे जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, बिकॉज पूरा इसे फॉलो कीजिए तो आपको बहुत जो है फायदा मिलेगा। इसका एक अकम्पलिशमेंट जो है आपको फील होगा जब आप इस पूरी सीरीज को देख लेंगे तो, क्योंकि पूरे चैप्टर के ए से लेके जेड तक के सवाल जो है यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और पूरा सीरीज जरूर देखना है कि पूरा जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड 4 वीडियोज होंगे, 3 या 4, वो सारे आपको देखने हैं। तो बेल नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो जो है अपलोड करें यहाँ से तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोटिफिकेशन यदि ना भी मिले तो आप चैनल जो है पे जाके चेक कर सकते हैं, आज या कल जब भी ये शूट हो रहा है तो आपको ये वीडियो लगातार मिल जाएंगी, तीनों चारों जो भी हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और इनके सारे फॉर्मूले, उसके बाद कार्नोट इंजन और हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हैं हमारे टॉपिक्स हैं और इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। और बाकी सब जो प्रोसेस हैं जैसे आइसोथर्मल है, आइसोबेरिक है, आइसोकोरिक है, तो ये सब तो इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं साथ में ना, लेकिन उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस और रेफ्रिजरेटर और हमारा हीट पंप और कार्नोट इंजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास कुछ इस तरीके से, फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए कुछ आगे 4 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, तो चारों के चारों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन सा एक सही है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट, और चारों ही हमें दिए हुए हैं, पहला तो सही है, तो हम नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो सही नहीं है। तो हीट इज एडेड और रिमूव्ड इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब यही होता है कि उस पूरी प्रोसेस में हीट का जो एक्सचेंज है सराउंडिंग के साथ वो 0 के बराबर होता है। ना हीट बाहर से आती है अंदर, ना अंदर से आती है बाहर। तो हीट का जो लेन देन है नहीं होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तीसरे स्टेटमेंट की यदि बात करें, द इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस इसका मतलब टेम्परेचर जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और हम जानते हैं कि आइडियल गैस की यदि बात करें, आइडियल गैस में जो हमारे पास होता है इंटरनल एनर्जी, वो होता है आपके पास F/2 nRT। तो भाई अब जब इंटरनल एनर्जी में चेंज की यदि बात करेंगे तो आपको मिलेगा F/2 nR डेल्टा टी, और डेल्टा टी जो है किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा यू की वैल्यू भी 0 के बराबर आ जाएगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता है टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये वाला भी गलत है। इंटरनल एनर्जी डज चेंज लिखा है यहाँ पे, लेकिन डज नॉट चेंज आना चाहिए था। यदि यहाँ पे नॉट लगा देते तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता। यहाँ पे बी ऑप्शन पढ़ते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एंड वर्क डन बाय द गैस आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट का लेन देन है 0 के बराबर होता है, और हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं दैट Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये क्या है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जब हीट का लेन देन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब डेल्टा U प्लस W किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। इसका मतलब डेल्टा U की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, माइनस ऑफ W के बराबर। और इन दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो आपको मिलता है मॉड ऑफ डेल्टा U इज इक्वल टू W के बराबर। इसका मतलब इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं ये बराबर हो जाते हैं, दोनों ही जो हैं बराबर हो जाते हैं यदि बात कर रहे हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस की। लेकिन यहां पे लिखा है डज नॉट, आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो
तो हमारे पास बचा है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस फ्रॉम T1 to T2 is equal to NCV T2 minus T1, where CV is the molar heat capacity at constant volume and n number of moles of the gas। यदि हम बात करें आइडियल गैस के लिए, तो बेटा आइडियल गैस है तो हम उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं इंटरनल एनर्जी में चेंज का, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। भले ही ये जो यहाँ पे हीट कैपेसिटी की यूज की जा रही है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी है, लेकिन इसको हम हर तरह की प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, इन सारी प्रोसेसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। ये बिल्कुल सही है हर तरह की प्रोसेस के लिए, भले ही चाहे हमने निकाला हो यहाँ पे इस हीट कैपेसिटी को कांस्टेंट वॉल्यूम पर, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है, यानी कि उसका जो वैल्यू है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसको किस रास्ते से लाया गया है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या थी, है ना। तो इंटरनल एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटरनल एनर्जी सेम रहने वाली है चाहे कैसा भी प्रोसेस हो, और उसका फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी के बराबर। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है, बाकी तीनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, अनअकैडमी प्रोडिजी का जो है टेस्ट होने जा रहा है 23 जनवरी से 10 AM ऑनवर्ड्स, और इस अनअकैडमी प्रोडिजी में यदि आप एक्सेल करते हैं तो आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासकर होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर compete तो कर ही रहे होंगे, और साथ में एक्साइटिंग ऑफर्स और प्राइजेस, स्कॉलरशिप भी जो है यहाँ पे होने वाली है, जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। आप यहाँ पे कोड जब भी आपको मांगे तो आप ये कोड जो है जरूर एंटर करना वहाँ पे। अब यहाँ पे प्राइजेस और स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। तो रैंक 1 मैकबुक एयर, रैंक 2-3 आईफोन, रैंक 4 और 5 एप्पल आईपैड, और रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन इको डॉट, और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे मिलेंगे। और टॉप 500 बच्चों को जो है अलग अलग स्लैब्स में जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखी हुई है कि टॉप 10 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप, और 11 से 25% जो रैंक के बच्चे हैं उनको 75 स्कॉलरशिप, एंड सो ऑन अप टू 500 रैंक तक स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। बस आपको जो है इस पेपर में जो है आपको एक्सेल करना है। अब इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी एक प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट कब होने जा रहा है? 16 जनवरी को जो है ये टेस्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट। और इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए फ्री में आप NKC सर लाइव जो है कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आप प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता लगेगा कि प्रोडिजी में किस तरह के सवाल आने वाले हैं, और अनअकैडमी प्रोडिजी को जो है आप एकदम बढ़िया एक्सेल अच्छे मार्क्स लाइए और स्कॉलरशिप और इनाम जो है जीतिए। उसके बाद कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है। ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 19 जनवरी को। ये सिर्फ यही बैच नहीं, तीनों ही बैचेस जो है 19 जनवरी को जो है लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में जो है टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बैच रिवीजन के लिए है, जेई मेन 2022 के लिए। ये जेई मेन और एडवांस के लिए जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 2023 के मेन और एडवांस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है, और ये लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है जो जेई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इस बैच में जो है 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, और थ्योरी और MCQ जो है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो तो जेनरिक सी बात है। ये क्लास 11th और 12th जो है प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी, और डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा के लोग जो है यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, और बैकलॉग कवरेज जो है यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ये भी 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे, और MCQs और ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेई मेन 2022 के लिए यहाँ पे हो रही है, और ये 23 जनवरी को होगा, और हर संडे 2 से 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर तो compete कर ही रहे होंगे, ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे होंगे, आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पे compete कर ही रहे होंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्यूरेट किए हैं बहुत ही एक्सपीरियंस टॉप एजुकेटर्स ने, और डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है आपको इन क्वेश्चंस का मिलने वाला है एग्जाम के बाद।
और आपको यहाँ पे जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है मिलने वाली है, जो आपने टेस्ट दिया है, जिस तरह से आपने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, जितने टाइम में कितने सवाल छोड़े हैं, ये सारी रिपोर्ट आपको डिटेल आपको मिलने वाला है। उस रिपोर्ट की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके जो वीक एरियाज हैं और उनको इंप्रूव कर सकते हैं जेईई मेन से पहले। और 200 लर्नर्स इस टेस्ट सीरीज में उनको स्कॉलरशिप जो है मिलने वाला है, और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है NK-CSIR लाइव। अब सबसे बेस्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी बाय करते हैं तो 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, और यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलने वाला है। और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 17 से 19 जनवरी तक, तो फटाफट से जो है जाइए और इस ऑफर को जो है ग्रैब कर लीजिए यदि आप स्कॉलरशिप, यदि आप ये मेंबरशिप जो है खरीदना चाहते हैं। तो अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कुछ ऐसा, अ साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द फिगर, फाइंड द वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस ABCA। तो भाई यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ है वो हमें दे देने वाला है, वर्क की वैल्यू देने वाला है। तो वर्क आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू बेस कितना है 1 और 5 के बीच में डिफरेंस आ जाएगा 4 मीटर क्यूब, इंटू हाइट कितना आ जाएगा आपके पास 6 - 1 5 पास्कल के बराबर, 5 पास्कल के बराबर। ये ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आपका जूल में मिलेगा, 2 5 10 जूल के बराबर हमें आंसर मिल जाता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन अ रेफ्रिजरेटर द लो टेम्परेचर कॉइल ऑफ एवेपोरेटर इज एट -23 डिग्री सेल्सियस। तो भाई जो लोएस्ट टेम्परेचर वाला रीजन है फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, वो -23 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको मिल जाएगा 273 में यदि ऐड कर देंगे -23 डिग्री सेल्सियस तो आपको मिल जाता है 250 केल्विन के बराबर। ये टेम्परेचर है हमारे कोल्ड रिजर्वायर का। एंड कंप्रेस्ड गैस इन द कंडेंसर हैज अ टेम्परेचर ऑफ 77 डिग्री सेल्सियस। और जो हीट की वजह से कंडेंस्ड हमारे पास कंडेंसर में जो गैस है, कंप्रेस्ड गैस, उसका टेम्परेचर 77 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो यानी कि जो हॉट पार्ट है, हॉट रिजर्वायर है, वहां का टेम्परेचर हमें पता चल जाता है 77 प्लस 273, तो केल्विन में निकालें तो आपको मिल जाता है 350 केल्विन के बराबर। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्पेंड इन फ्रीजिंग 1 किलोग्राम ऑफ वाटर ऑलरेडी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर को हमें क्या करना है, फ्रीज करना है। 1 kg हमारे पास टोटल वाटर है, टेम्परेचर वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना वर्क जो है क्या चाहिए, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है स्पेंड होने वाला है, ये हमें कैलकुलेट यहां पर करना है। तो पहले रेफ्रिजरेटर की वर्किंग जो है आपको इस सवाल को करने के लिए आनी चाहिए, और इन जनरल आपको आनी चाहिए कि रेफ्रिजरेटर किस तरीके से काम करता है और मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है। देखिए बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूलोगे, आप कभी भी ये डेरिवेशन नहीं भूलोगे, चाहे आप सब कुछ भूल जाओ। देखिए रेफ्रिजरेटर, पहले तो आपको इसका बेसिक समझना होगा कि रेफ्रिजरेटर करता क्या है, फ्रिज करता क्या है। ये सब इंसानों को पता होगा जो अब 2021 में रह रहे हैं। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिज स्पेलिंग क्या है भाई, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर है। और रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, चीज़ों को ठंडा कर देते हैं। ठंडा किससे, हम चीज़ों को सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कोल्ड कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, और हम उसके अंदर रख देते हैं एक एप्पल, तो एप्पल का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। 5 डिग्री सेल्सियस लेट्स से एप्पल का टेम्परेचर हो चुका है, हम फ्रीजर के जस्ट नीचे रख दिया एप्पल को, और एप्पल का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि रेफ्रिजरेटर ने अपना काम कर दिखाया, सारा जो सेब है पूरा वो ठंडा हो चुका है। तो इसका काम होता है कि जो फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हॉट ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, उन हॉट ऑब्जेक्ट से हीट लेना और सराउंडिंग में बाहर पटक देना। हीट ठंडे ऑब्जेक्ट से लेना और सराउंडिंग में जो हॉट सराउंडिंग है उसको दे देना। तो यहाँ पे हमारे पास कोल्ड, हमारे पास रिजर्वायर है, कोल्ड रिजर्वायर है लेट्स से, और यहाँ पे हमारे पास हॉट रिजर्वायर है ना। ये बेसिकली आपकी सराउंडिंग होती है रेफ्रिजरेटर में, और ये होते हैं आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर रखे हुए प्रोडक्ट। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेता है, लेट्स से Q1 के बराबर हीट ली। Q1 Q2 जो है आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। ये Q1 हीट यहां से लेता है और सराउंडिंग को दे देता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि
हीट ले ले और दे दे, हीट ले ले, खींच ले वहां से ठंडे ऑब्जेक्ट से और सराउंडिंग को दे दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ में लिखा है कि भाई हीट का जो ट्रांसफर है यहाँ से यहाँ नहीं होगा प्रैक्टिकली। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें इसे स्विच ऑन करना होता है, रेफ्रिजरेटर को हमें स्विच लगाना होता है, प्लग ऑन करना पड़ता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हो। तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो मैं मान लेता हूं W के बराबर जो है वो रेफ्रिजरेटर के ऊपर वर्क किया जाता है। ये एक्सटर्नल एजेंट इस रेफ्रिजरेटर के ऊपर वर्क करता है और ये Q1 अमाउंट हीट यहां से निकालता है और Q2 अमाउंट जो है हीट यहां पे बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि यार इसने जो है Q1 के बराबर हीट तो यहां से निकाली है और जो W के बराबर एक्सटर्नल वर्क किया है ना, वो भी इसने बाहर सराउंडिंग में दे दिया है, बाहर सराउंडिंग में दे दिया है। तो रेफ्रिजरेटर ने दो काम किए हैं, एक तो यहां से भी एनर्जी निकाल के बाहर सप्लाई की है और ये जो एनर्जी इसको सप्लाई की जा रही है इसको भी बाहर फेंका है। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं, ये दोनों मिलकर ये Q2 बनाती हैं। तो इसका मतलब Q2 का मतलब हो गया Q2 इज नथिंग बट Q1 प्लस W। Q2 इज नथिंग बट Q1 प्लस W। Q2 इज नथिंग बट Q1 प्लस W। ये बात आपको समझनी जरूरी है, ये बात आपको समझनी जरूरी है। समझ गए कि भाई कोल्ड रिजर्वायर ने Q1 हीट निकाली है और ये जो एक्सटर्नल वर्क किया है ये वाला एनर्जी भी बाहर फेंक दिया है, बिकॉज इसे तो बस सामान ठंडा चाहिए, हमें कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए। भाई एनर्जी चाहिए नहीं, एनर्जी निकालनी है, इसका काम है एनर्जी निकालना। तो Q1 को तो निकालेगा ही इसकी मदद से, लेकिन इसको भी बाहर फेंक देगा। तो ये हुआ हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन कि Q1 प्लस W इज इक्वल टू Q2। तो यहां से बेटा W की वैल्यू आपको मिल जाती है, W कितना मिल जाता है आपको, Q2 माइनस Q1 के बराबर, Q2 माइनस Q1 के बराबर। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि एक टर्म डिफाइन होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको बीटा के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही हीट इंजन की जब बात करते हैं तो हीट इंजन में एफिशिएंसी नाम का एक वर्ड होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को डिफाइन किया जाता है कि भैया कितना काम इसने किया है। अब इसका काम में कौन शामिल होगा, Q1 हीट, Q1 हीट जो इसने असल में निकाली है वो यहाँ पे इसका काम है, मतलब इसने एफर्ट दिखाया है, डिवाइडेड बाय कितना हमारा पैसा लगा है, कितना हमारा पैसा लगा है, W एनर्जी देने में हमें पैसा लगा है, तो W जो है इससे डिवाइड कर देंगे। सो Q1 बाय W जो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमें मिल जाता है और Q1 बाय W, W को लिख सकता हूं मैं Q2 बाय Q1, तो यहाँ मिल जाता है Q1 बाय Q2 माइनस Q1। और हम ये बात जानते हैं कि कार्नोट थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि Q1 बाय Q2 जो है वो होता है किसके बराबर होता है, T1 बाय T2 के बराबर होता है। ठीक है, जो हीट यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ निकाली है उसका जो रेशो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रेशो के बराबर होता है। यदि यहाँ का टेम्परेचर T1 मान लेता हूँ, यहाँ का एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2 मान लेता हूँ, तो Q1 बाय Q2 का वैल्यू जो है T1 बाय T2 के बराबर होता है। ये कार्नोट थ्योरम से आता है और ये सेम रिलेशन जो है ये हीट इंजन में भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपली कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है बीटा, ये आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है, ये आ जाएगा आपके पास Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसे T1 अपॉन T2 माइनस T1 और ये आ जाएगा किसके बराबर, Q1 बाय W के बराबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस रेशियो का इस्तेमाल किया तो मैंने इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया है, T1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन W, Q1 अपॉन W। तो T1 जो है हमारे पास कोल्ड वाले पार्ट का टेम्परेचर विच इज 250 डिवाइडेड बाय हॉट वाले पार्ट का टेम्परेचर 350 माइनस 250 इज इक्वल टू Q1, यानी कि कितना हीट जो है इसे निकालना होगा। तो देखिए हम हमारे सवाल में आपसे क्या कहा गया है, हमें वाटर का आइस बनाना है, तो वाटर से आइस बनाने के लिए हमें कुछ हीट बाहर निकालनी होगी और हीट का वैल्यू कितना होगा, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर। तो इतना हीट जो है निकालना होगा हमें वाटर से, तब जाके आइस बन सकती है। तो यहाँ मास लिखेंगे, मास कितना है बेटा आपके पास 1 किलोग्राम, 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने पढ़ा है कितना होता है बताइए, 80 या 540, 80 कैलोरी जो है पर ग्राम, ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम के बराबर। तो कैलोरी में हमें आंसर मिल जाता है, तो 4.2 से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आपको हीट मिल जाती है जूल में। कितना जूल हीट आपको निकालना होगा, कितना जूल हीट आपको निकालना होगा। अब यहाँ पे आ जाइए वापस से, यहाँ पे आ जाइए वापस से, तो हीट हमें निकालना है कितना, जो यहाँ पे मिल चुका है
कितना आ जाएगा ये 4.2 और ये 42 हो गया, 8 दूनी 16, 6 30 33 336 और 000 336 000 336 000 डिवाइडेड बाय W का मतलब है कि कितना एक्सटर्नल काम करना होगा। एक्सटर्नल काम कौन कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक्सटर्नल काम हो रहा है, तो यहाँ पे W से इसको डिवाइड कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर आ जाएगा आपके पास 250 डिवाइडेड बाय 100 0 0 0 2.5, तो यहाँ से W की वैल्यू मिल जाती है आपको 336 000 डिवाइडेड बाय 2.5 ये आपको आंसर में मिल जाता है, ये आपको आंसर मिल जाता है 336 000 डिवाइड बाय 2.5। ठीक है, तो मैच करवा लेंगे यहाँ पे जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर जो है आपको मिल जाता है ए ऑप्शन के बराबर। अब मैंने आपको पूरा समझा दिया है रेफ्रिजरेटर की वर्किंग जो है। ठीक है, और मैं बार बार समझाता रहूंगा जब तक आपको ये याद नहीं हो जाएगा। आपको खुद से डेरिवेशन आना चाहिए और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है आपको खुद निकालना आना चाहिए, इन केस यदि आप भूल जाते हैं तो। और यदि आपको याद हो गया है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 भी याद रख सकते हैं, Q1 बाय W भी याद रख सकते हैं और T1 अपॉन T2 माइनस T1 भी याद रख सकते हैं। इसको डिवाइड भी करके बता देते हैं लोग कि T1 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1 अपॉन T2 बाई T1 माइनस में 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। What is the temperature of source in the Carnot cycle of 10% efficiency when heat exhausts at 270 Kelvin? तो यहाँ पे हमारे पास सोर्स ऑफ कार्नोट साइकिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कार्नोट हमारे पास इंजन है और ये इंजन हीट को एग्जॉस्ट करता है, यानी कि जो कोल्ड, इसमें क्या होता है बेटा, हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में हीट को सप्लाई किया जाता है और साथ में इंजन कुछ काम भी करता है। तो हॉट रिजर्वायर से इंजन हीट लेता है लेट्स से Q1 के बराबर और कोल्ड रिजर्वायर को दे देता है Q2 के बराबर हीट, और इतने ऐसा करने में वो कुछ काम भी करता है W के बराबर। तो कहा गया है कि यहाँ का टेम्परेचर 270 केल्विन के बराबर है, 270 केल्विन के बराबर है। तो यहाँ पे भी मैं आपको एफिशिएंसी निकालना बताता हूँ कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। देखिए पहले तो आप इन तीनों में रिलेशन लिखिए, इन तीनों में रिलेशन क्या है। देखिए इस Q1 हीट को लाया गया और इसमें से कुछ काम कर लिया इस इंजन ने, और इसने कुछ जो है Q2 अमाउंट ऑफ जो है हीट जो है वो सराउंडिंग में दे दी है। इंजन को समझिए कि इंजन क्या करता है। जैसे मान लीजिए कार का इंजन है, तो कार का इंजन फ्यूल के एक्सप्लोजन की वजह से एनर्जी लेता है, फ्यूल के एक्सप्लोजन की वजह से एनर्जी हो गई है, और इस एनर्जी से कुछ काम करता है, यानी कि कार को डिस्प्लेस कर देता है, एक्सेलरेट करवाता है, और साथ में कुछ हीट जो है वो एग्जॉस्ट की मदद से सराउंडिंग में मिल जाती है। आप जानते हैं कि इंजन जो है वो गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो हीट की फॉर्म में एनर्जी बाहर निकाल देता है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें मिलता है Q1 जो है किसके बराबर है बेटा, Q2 प्लस W के बराबर। तो यहाँ से W मिल जाता है किसके बराबर, Q1 माइनस Q2 के बराबर। W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो यहाँ से एफिशिएंसी होता है बेटा कि कितना इसने काम किया है, कितना इसने आउटपुट दिया है, कितना आउटपुट दिया है, W के बराबर इसने आउटपुट दिया है, डिवाइडेड बाय कितना इसने हमसे लिया है, इनटेक कितना एनर्जी लिया है। तो इसने Q1 के बराबर एनर्जी लिया है, तो भाई यहाँ से W आ गया Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, और हम यहाँ पे कार्नोट वाला थ्योरम लगा सकते हैं दैट Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा ईटा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ठीक, और ये किसके बराबर दिया है, 10% एफिशिएंसी है, परसेंटेज एफिशिएंसी 10 है, तो एफिशिएंसी की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन 100, यानी कि 0.1 के बराबर हमें ये वैल्यू मिल जाती है, 0.1 के बराबर। तो एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल चुका है। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये Q1 है, तो ये इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। तो भाई हमें T2 दिया है, T1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। T2 की वैल्यू हमें दिया हुआ क्या है, हमें T2 की वैल्यू दी है, T1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा T1 निकालना है, माइनस T2 की वैल्यू है 270 और डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू 0.1। तो 0.1 को लिख सकते हैं अपॉन 1 अपॉन 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 T1 माइनस 2700 और यहाँ पे मिलेगा आपको T1। तो यहाँ से 9 T1 आपको मिल जाता है 2700 के बराबर, और T1 की वैल्यू मिल जाती है आपको 300 केल्विन के बराबर। तो 300 केल्विन जो है हमारा आंसर आ जाता है कि जो सोर्स का टेम्परेचर है वो 300 केल्विन के बराबर है। 300 केल्विन हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर दीजिए।